हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के आरआरबी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के चैप्टर डिस्कस किए थे और जो बाकी के बचे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि वो पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और ये हमारे आरआरबी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका 13वां वीडियो है। हम जो है एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप सभी को पता है, इसमें भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमारी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि टोटल हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू टोटल वर्क। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कि हीट कितनी जो है वेस्ट होगी, यानी कि हीट कितनी रिजेक्ट होगी। वो सिर्फ ये बताता है कि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बताता है, और एंट्रोपी आप सभी को पता है रैंडमनेस होती है, यानी कि इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, उसका रीज़न भी बताता है। तो हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ना कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, आइडियल फ्लूइड फ्लो या फिर फ्रिक्शन लेस रिवर्सिबल फ्लो। यदि फ्रेंड्स हम बात करें आइसेंट्रोपिक फ्लो, तो आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। एडियाबैटिक फ्लो में क्या होता है कि एडियाबैटिक में रिलेशन क्या होता है, पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो जीरो होती है। यानी कि यदि हमारा सिस्टम जो है इंसुलेटेड है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो और यदि प्रोसेस जो है एडियाबैटिक के साथ में रिवर्सिबल है तो उसे हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर टीडीएस इक्वेशन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये इक्वेशन आप सभी को याद है। और एक इक्वेशन होती है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। ये दोनों रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। और यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बराबर डी एस अपॉन टी। देखिए कहीं पे हम जो है डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि डी लिख देता हूँ, कहीं डेल लिख देता हूँ, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यानी कि डेल क्यू बराबर टी डी एस लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं टी डी एस लिख देता हूँ। और डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं डी यू लिख देता हूँ। और वर्क डन क्या होता है, पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी, यानी हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी सिंपल टी डी एस इक्वेशन बन जाएगी। टी डी एस इक्वेशन जो है हम कई तरह से इक्वेशन इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल यही पूछा गया है, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन जो है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है बहुत बार आ चुका है और मैंने भी आपको बहुत बार बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में जो है डिफरेंस हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी कोई भी हो वो एक्सटेंसिव होती है। एंथैल्पी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक लग गया, यानी कि यूनिट मास के लिए बात हो रही है, तो ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो 2 और 3 किस में आ रहे हैं, तो हमारा आंसर है बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट मास ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री
एनर्जी ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री, बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री, या फिर बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सिस्टम आते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी सिंपल क्वेश्चन है मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप सभी को पता है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में ज़रूर देख लेना। टू ब्लॉक विच आर एट डिफरेंट स्टेट आर ब्रोट इनटू कॉन्टैक्ट with each other and allowed to reach a final state to thermal equilibrium. The final temperature attained is specified by the 0th law, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या फिर केल्विन प्लॉन्क लॉ। तो जब भी बात आती है टेम्परेचर की तो हमारा जो एक ही लॉ होता है वो होता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए, यदि बात होती है हीट ट्रांसफ़र की तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ ऑप्शन में तो एडियाबैटिक होना चाहिए, लेकिन यदि एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसे हम क्या बोल देंगे? अभी हमने किया था तो आइसेंट्रोपिक बोल देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। Heat always flow from a body at a higher temperature to a body at lower temperature is the statement of first law of thermodynamics, second law, third law या फिर 0th law। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ सिंपली ये बताता है कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये बात कौन कहता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही होगी? तो ये सेकंड लॉ बताता है। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोरेस्पॉन्डेंस टू विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमारी जितनी भी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हीट लॉसेस नहीं होगा। तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड एट। देखिए, यदि हम बात करें एंथैल्पी की तो एंथैल्पी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, H = U + PV होता है। तो ये कितने पे होता है? यदि हम बात करें टेम्परेचर की तो वो हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। A real gas having positive Joule-Thomson coefficient when throttled will become warmer, become cooler, remains at same temperature, higher be warmer of cooler depending upon composition of gas। तो देखिए, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है ΔT/ΔP, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का रेशियो होता है, और ये इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और यदि हम बात करें आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है 0, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें रियर गैस के लिए, यदि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है और थ्रॉटलिंग करेंगे तो वो कूल हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्रॉटलिंग एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है और इसमें एक्सपांशन होता है, तो वो कूल हो जाएगी। द मशीन विच वियोलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज PMM1, PMM2, PMM3 या फिर हीट इंजन। PMM की फुल फॉर्म होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। और यदि मैं बात करूं PMM1 की तो यहाँ पे जो है, पहले तो आंसर बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ को वियोलेट करती है PMM1। मतलब कि ये PMM1 क्या होती हैं कि एक ऐसी मशीन, या फिर मैं कह सकता हूँ मशीन लिख देता हूँ M, जो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो जो है हीट जो है कंज्यूम नहीं करती। क्या ऐसी पॉसिबल है मशीन? यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी बाइक तो चल रही है, यानी कि वर्क प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसमें तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसी बाइक पॉसिबल है, ऐसा इंजन पॉसिबल है, ऐसी मशीन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ये परपेचुअल, यानी कि
काल्पनिक होती है, इमेजिनरी मशीन होती हैं, तो हीट जो है एब्जॉर्ब ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वियोलेट करती है, यानी उसका उल्लंघन करती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो हीट जो है एब्जॉर्ब करेगी तभी क्या है वर्क प्रोड्यूस होगा। द नेट वर्क आउटपुट फॉर एनी हीट इंजन इज गिवन बाय। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, जैसे कोई आपका ये इंजन है, अब इंजन है तो कहीं से वो हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट ये जो सप्लाई है वो कहाँ से होगी, टी हायर टेम्परेचर से कोई सोर्स होगा, और ये हीट जो है रिजेक्ट कहाँ पे करेगा, सिंक टेम्परेचर पे, या टी लोवेस्ट टेम्परेचर होगा उसका, और ये वर्क प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर देगा। तो यदि ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो देखिए हमारा रूल क्या होता है कि इंजन के अंदर इनपुट कितना हो रहा है, तो इनपुट हो रहा है क्यू सप्लाई, और आउटपुट क्या हो रहा है, एक तो वर्क डन और एक हीट रिजेक्ट हो रही है। यानी कहने का मतलब है नेट वर्क डन कितना होगा, क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्ट, या कह सकते हैं क्यू हाईएस्ट माइनस क्यू लोवेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड वियोलेट्स दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसेस्ट स्टेटमेंट, या फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पीएमएम 1 को वियोलेट कौन करता है, सॉरी फर्स्ट लॉ को कौन वियोलेट करता है, पीएमएम 1। यदि हम बात करें पीएमएम 2 की, तो पीएमएम 2 क्या बोलता है, एक ऐसी मशीन जो हीट जो है एब्जॉर्ब तो कर रही है किसी सोर्स से, और जितनी हीट जो एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो हीट रिजेक्ट है वो ज़ीरो होगी, यानी कि वहाँ पे कोई एक सिंक टेम्परेचर नहीं होगा, और जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतना वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यदि हम बात करें एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, तो जितनी सप्लाई हो रही है उतना ही वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। और आप सभी को पता है किसी भी मशीन की या किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी होती नहीं है, यानी कि क्यू रिजेक्ट जो है ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये वियोलेट किसको करता है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोसेस्ट स्टेटमेंट के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट उसके बाद में आप टेस्ट IQ लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। इन ए कार्नोट इंजन व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस गिव्स हीट टू द सिंक, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इंक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिमेन्स द सेम, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स डिक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिंक एंड द सोर्स डिक्रीजेज। देखिए यदि हम किसी भी इंजन की बात करें, चाहे वो कार्नोट इंजन हो चाहे कोई भी तरह का इंजन हो, तो आप सभी को पता है उनमें एक जो है आपका जो है हायर टेम्परेचर का सोर्स होता है जहाँ से हीट सप्लाई होती है, और वो कहीं पे हीट रिजेक्ट करता है, उसे हम जो लोअर टेम्परेचर का सिंक सोर्स बोलते हैं। यानी ये सोर्स हो गया और ये आपका लोअर टेम्परेचर वाला सिंक हो गया, और ये टी लोवेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्क प्रोड्यूस करता है। ये हमारा सिंपल इंजन की बात हो रही है, चाहे कोई भी इंजन हो। अब ये देखिए ये जो हमारा सोर्स होता है और ये हो गया आपके सिंक, ये क्या है, थर्मल रेजर्वोयर। क्या होते हैं ये, थर्मल रेजर्वोयर। अब ये थर्मल रेजर्वोयर की खास बात क्या होती है कि यहाँ से कितनी भी हीट निकालो, यानी यहाँ से निकलेगी तभी तो ये इंजन एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से कितनी भी हीट निकालो और ये जो सिंक है इसमें कितनी भी हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इनका जो है टेम्परेचर या फिर इनकी हीट कैपेसिटी सेम ही रहेगी। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिमेन्स दी सेम। तो यहाँ पे यदि सिंक हो चाहे सोर्स हो या फिर दोनों लिखे हुए हो, इनका टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि थर्मल रेजर्वोयर उसी को बोलेंगे जिसका टेम्परेचर या फिर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसमें से कितनी भी हीट निकालो वो समान ही रहती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारा इंजन जो है वो हीट रिजेक्ट कहाँ करता है,
वो करता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि सिंक क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो एटमॉस्फेयर में हम कितनी भी हीट रिमूव करेंगे, क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं थर्मल रेजर्वोयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोमेट्रिक प्रोसेस, या फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हीट इज़ फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यदि हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए तो जो है हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो कब होगी? तो डी यू बराबर क्या होता है, एम सी वी डी टी। अब एम कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, सी वी जो है वो कांस्टेंट है पर्टिकुलर के लिए। यदि हम बात करें तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि हमारा डी टी जीरो हो जाए, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर बराबर जीरो, कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जीरो, यानी कि टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, यानी कि हीट जो है कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, या फिर लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो अभी हमने डिस्कस किया था डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये डी यू क्या है, यही तो इंटरनल एनर्जी है, और ये इक्वेशन किसकी है, फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ ही डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ? कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास, या फिर एनर्जी। तो हम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन, यानी कि जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है बेसिक डेफिनेशन। और इंजीनियरिंग डेफिनेशन है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टोटल हीट इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टोटल वर्क डन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट इज। तो यदि हम बात करें हीट की तो Q बराबर क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। यदि मैं Q अपॉन डेल्टा टी लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m इंटू सी। एम यहाँ पे मास है, सी आपकी स्पेसिफिक हीट है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट और मास का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेस, एरिक्सन, स्टर्लिंग, एटकिंसन, या फिर लेनोयर। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, लेनोयर साइकिल। यदि मैं लेनोयर साइकिल का पीवी डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, आपने देखा होगा। देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है हमारा, ये पीवी डायग्राम हो गया। 1 से 2 ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है। फिर उसके बाद में जो है एडियाबैटिक एक्सपांसन होगा। थोड़ा सा सही बना देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका हो गया एक्सपांशन, और यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपांसन है, एडियाबैटिक एक्सपांसन, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो 0 होगा। उसके बाद में क्या होगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 to 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे हीट रिजेक्शन। इसका मतलब इसके अंदर कंप्रेशन नहीं होता। ये तो हमारा हो गया पीवी डायग्राम। यदि मैं इसी का टीएस डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बन जाएगा, देखिए 1 से 2 क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जैसे मान लो
मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1 से लेके 2, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 2 to 3, 2 to 3 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांसन। अब यदि हमारा एडियाबैटिक एक्सपांसन है तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो ये एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट हो गई। और 3 to 1 क्या है, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन है तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया टीएस डायग्राम। तो ये लेनोर साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम है और इसके अंदर 3 प्रोसेस ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Which one of the following is correct? The cyclic integral of del Q minus del W for the process is। तो हम कई बार डिस्कस कर सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W, ये दोनों बराबर होते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर ए सिंपल क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क इंटरेक्शन इज आइडेंटिफिएबल एज चेंज इन। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, सिंपली आपको ये पूछा गया है कि जो हमारा हीट है और वर्क है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूछा गया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ये हम बहुत बार इसको इधर लेके जाएंगे तो हीट और वर्क का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है तब आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। A process in which no heat crosses the boundary of the system is called। तो यदि हीट जो है बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही है, इसका मतलब हीट ट्रांसफ़र 0 है। तो हीट ट्रांसफ़र 0 किस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी। देखिए एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस PV। अब देखिए इसकी यूनिट और इन दोनों की साथ में यूनिट सेम होगी। अब ये क्या है, देखिए यदि आपको एंथैल्पी की यूनिट नहीं पता है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, यानी कि चाहे इंटरनल हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट तो सेम ही होगी, डायमेंशन तो सेम ही होगी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस में मापी जाती है, जूल में। और जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि न्यूटन की आपको हमेशा यूनिट डायमेंशन याद होनी चाहिए, m1 L1 T-2। अब ये मीटर यानी कि L1, तो ये क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2। m1 L2 T-2 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंटल चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन बाई। तो यहाँ पे आपको चेंज इन एंथैल्पी बताना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि H बराबर होता है U प्लस PV। यदि मैं इंटरनल एनर्जी को क्या लिख देता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तो यानी कि यूनिट मास की बात हो रही है, तो यूनिट मास की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी mCV/dt होती है। तो यहाँ पे मास यूनिट है तो CV/dt लिख देता हूँ। और PV बराबर क्या होता है, RT होता है। और एक चीज़ आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है CP माइनस CV। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CV/dt प्लस CP माइनस CV। और यहाँ पे देखिए ये जो टेम्परेचर है डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप dt लिख सकते। तो यदि हम बात करें यहाँ पे ये CV/dt है और यहाँ पे माइनस का CV/dt होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, CP/dt, यानी कि H बराबर CP/dt। तो यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डेल्टा H आ जाएगा ना, तो सब जगह डेल्टा लग जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है dt आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कुल मिला के आपको U की वैल्यू पुट करनी है और PV बराबर RT करना है, R बराबर CP माइनस CV लिखना है। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, CP/dt। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है कंसेप्ट को समझना, इसीलिए मैं क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ और बेसिक से लेके हम आंसर तक जाते हैं। वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता
तो आपको एग्ज़ाम तक याद नहीं रहता, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम तक भूल भी जाएंगे तो आपको प्रोसेस याद रहेगा, तो आप आंसर जो है ईजिली निकाल पाएंगे और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटीज़। तो यदि हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो जो है वीक हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका मूवमेंट बढ़ जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन बढ़ जाता है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और विस्कोसिटी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही है। तो जब हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर शुड राइज ड्यूरिंग बॉइलिंग, टेम्परेचर शुड फॉल ड्यूरिंग फ्रीजिंग, एट लो टेम्परेचर ऑल बॉडीज आर इन सॉलिड स्टेट, एट एब्सोलूट जीरो देयर इज एब्सोलूटली नो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यदि हम बात करें गैसेस की या कोई भी मॉलिक्यूल की, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, चाहे हम टेम्परेचर कितना भी डिक्रीज़ करें। लेकिन यदि हम बात करें एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर की, जीरो टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर होता कितना है, 0 केल्विन होता है। तो जब हम किसी भी गैस का जो है टेम्परेचर 0 केल्विन पर ले जाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो वाइब्रेट करना बंद कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। एट एब्सोलूट जीरो देयर इज एब्सोलूटली नो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, और जैसे ही एब्सोलूट जीरो से टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना लग जाएंगे। फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती हैं, 0 होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम बिकम 3 times द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल देन बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार आपको आंसर निकालना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट प्रेशर की। तो हमारा प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूँ V2/V1 बराबर T2/T1 मैं कह सकता हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है। तो T1 जो है आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यदि मैं इसमें 273 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपके 300 केल्विन। कैलकुलेशन में हमेशा आपको केल्विन में लेना है। उसके बाद में आपको फाइनल जो आंसर है वो देखना है कि किस में दे रखा है। फाइनल आंसर चाहे केल्विन में दे रखा हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आपको कैलकुलेशन के टाइम में केल्विन में लेना है। तो यहाँ पे देखिए V2 की वैल्यू, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी है, 3 times ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 times ऑफ V1/V1 बराबर T2/T1 कितना है, 300 केल्विन। तो यहाँ से ये V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा और T2 बराबर हमारे आ जाएगा 3 times ऑफ T1 यानी कि 900 केल्विन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन बी है जल्दीबाजी में टिक कर देंगे, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में, इसमें वापस -273 करेंगे तो 627 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। द एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओनली प्रेशर ओनली टेम्परेचर। तो अभी हमने निकाला था चेंज इन एंथैल्पी, DH बराबर क्या होता है, CP/DT। ये अभी हमने प्रूफ किया था। तो यानी कि एंथैल्पी जो है वो फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का, ठीक है।
तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है और इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन किसका होती है, टेम्परेचर का। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक या फिर आइसोबारिक प्रोसेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी होती है du बराबर mCv/dt। तो यदि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो du बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यदि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो dt बराबर 0, तो du बराबर 0, इंटीग्रेशन करेंगे तो u बराबर हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि यदि हमारा प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस UPI ID से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए